दोस्तों, जैसे कि हमारा सैटरडे को डिजिटल सैटरडे होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारा वो है लिंक बिल्डिंग, और इसको लीड कर रहे हैं हमारे सदाकत जी। तो हम यहाँ पे बेसिक और एडवांस लेवल की लिंक बिल्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग। ठीक है, लिंक बिल्डिंग एक तरह का प्रोसेस है जहां पे कि हम लोग अदर वेबसाइट से लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट को। द ओनली पर्पस इज मार्केटिंग ऑफ अवर वेबसाइट। आपको पता है आज की डेट में कॉम्पिटिटिव मार्केट है, नीश भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया आज की डेट में। अब बिजनेस कोई आसान नहीं रहा। आपको अपनी वेबसाइट अच्छा तो बनाना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे भी काम करना होता है, जो कि हमारी लिंक बिल्डिंग है। लिंक बिल्डिंग एक तरह की बैकबोन है हमारी एसईओ प्रोसेस की। ठीक है, और यहाँ पे लिंक बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह से लिंक होता है विद अदर वेबसाइट, जहाँ पे हम ओनर से डिस्कस करते हैं। ओनर से हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। बेसिकली इट्स अ रिलेशन बिटवीन दी टू ओनर्स ऑफ द वेबसाइट, जहाँ पे वो दोनों ओनर एक टर्म एंड कंडीशन पे एग्री होते हैं और वो कहते हैं ठीक है, आप मेरे वेबसाइट पे आप लिंक लगा सकते हैं। और इस तरीके से उस क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है, उसके पास एक्स्ट्रा ऑडियंस आती है, और जिस वेबसाइट पे वो लैंड करता है उसको भी ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, तो उसका एक जैसे सपोज अदर वेबसाइट है, अगर हम जैसे किसी वेबसाइट पे हमने आर्टिकल ऐसे पोस्ट करते हैं, एक ब्लॉगर है, वी रिक्वेस्टेड हिम जस्ट टू ब्लॉग अवर आर्टिकल, ही जस्ट पोस्टेड, और हम उस तरीके का एक हम एंकर लिंक हम दे सकते हैं जहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक लगा होगा। सो द ट्रैफिक विच इज कमिंग ऑन दिस साइट, जो भी ट्रैफिक इस साइट पे आ रहा है वो आपकी साइट पे भी रिडायरेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारा बैकलिंक होता है। ठीक है गाइस, बैकलिंक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्या ये मतलब नेसेसिटी है कि एक ही लिंक डाल सकते हैं हम, लाइक इसके ऐसे ही लिंक्स हम 3-4 और मेंशन कर सकते हैं इसी ब्लॉग के अंदर, कि सिर्फ एक ही ब्लॉग हो, उसके अंदर हमारे लिंक्स अलग अलग आ जाए, लाइक ये लिंक से ये पेज रिडायरेक्ट कर रहे हैं और दूसरे लिंक से दूसरा पेज डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप मल्टीपल वेब पेजेस के ये अभी आपको एक पर्टिकुलर पेज पे लेके जाएगा आपके। ठीक है, जो भी आपने पेज इस पे रिडायरेक्ट कर रखा होगा, जो भी लिंक कर रखा होगा अपने वेब पेज, ये उस पर्टिकुलर वेब पेज पे आपको लेके जाएगा। सपोज आप चाहते हैं कि मेरे और 2-3 पेजेस हैं जहां पे कि मैं चाहता हूँ ट्रैफिक आए, तो आप ठीक है, आप पूरा प्रॉपर, अभी एक स्मॉल आर्टिकल है ये, तो आप पूरा ब्लॉग दे सकते हैं, उसमें काफी आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें आप अलग अलग लिंक्स भी दे करके आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट्स को। वो अलग ब्लॉग होगा या इसी ब्लॉग के अंदर? इसी ब्लॉग के अंदर। रिडायरेक्ट से आपकी साइट पे लैंड करेगा। जो भी क्लाइंट जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो आपके वेब पेज पे, आपकी वेबसाइट के वेब पेज पे, उस पर्टिकुलर वेब पेज पे जो भी आपने यहाँ पे लिंक कर रखा होगा उस पर वो लैंड कर जाएगा सीधा। यहाँ पे मैं एक कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम कैसे अपना एंकर टैग सेलेक्ट करें और किस तरह से हमें पेज का यूआरएल सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो, अगर आपके कुछ टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं अपनी वेबसाइट पे, अगर आप किसी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो तो उसके कुछ टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे कुछ लैंडिंग पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो हम मेजरली क्या मिस्टेक्स करते हैं, मैंने काफी टाइम देखा है हमारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हुए, कि हम अगर कीवर्ड्स पे लिंक दे रहे हैं तो कीवर्ड्स पे लिंक हम अगर हम कीवर्ड तो अपना प्रॉपरली ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं ये कीवर्ड, बट सेलेक्ट करते टाइम जब हम एंकर उसका लिंक दे रहे हैं, बैकएंड पे जो उसका लिंक लगा रहे हैं एंकर टेक्स्ट, तो वो लिंक प्रॉपरली हम अपना डेडिकेट जो एक टारगेट पेज होता है उसको नहीं देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ होम पेज को लिंक देके छोड़ देते हैं, जो कि हम मानते हैं कि होम पेज को सारे लिंक्स जाने चाहिए, बट हमारे कुछ डेडिकेट पेज होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो लिंक करे, हमारे गूगल पे रैंक करना शो करे उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। सो हमें ये मेक श्योर रहना चाहिए कि जब भी हम एंकर टैग सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक डेडिकेट पेज है, जो उसका प्रॉपर एक टारगेटेड पेज है, तो उसी से हम लिंक करें, ना कि कोई भी होम पेज को हम डायरेक्ट लिंक दे दें। तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी सलाह लिंक बिल्डिंग में हमें जैसे अभी चिराग जी ने बताया कि पर्टिकुलर कीवर्ड होता है आपका जो आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है, तो वो जो कीवर्ड होता है वो ऑलमोस्ट आपका उस पेज का एक
एक आइडिया दे देता है, एक ब्रीफ आइडिया दे देता है क्लाइंट को कि इस रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर पेज है। तो लिंक बिल्डिंग में हमें दो चीज का ध्यान रखना होता है। नंबर एक, रिलेवेंसी, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर वो सपोज आपने कोई कीवर्ड लगाया अपने प्रोडक्ट का बाय गुड शूज, तो मेक श्योर कि वो रिलेवेंट हो। जब वो क्लिक करके आपके वेब पेज पे जाए तो शूज प्रोडक्ट का ही आपका वहां पे लगा हो पेज, उसी पेज को लैंड करे, ठीक है। सेकेंडली, आपका जो है ना अथॉरिटी, आपके उस पेज की जो अथॉरिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, पेज रैंक, जिससे कि ये दो जो है ना मैट्रिसेस होते हैं लिंक बिल्डिंग में, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने में, को बूस्ट करने में। एक रिलेवेंसी, सेकंड अथॉरिटी। तो अथॉरिटी इज समथिंग लाइक कि आपकी लिंक की पावर कितनी है, ठीक है। पावर लिंक की जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका वेबसाइट या वो पर्टिकुलर वेब पेज आपका गूगल पे रैंक करेगा। नेक्स्ट में तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे रेकमेंड करेंगे कि लिंक की जो पावर है वो अच्छी है, मतलब बहुत बेहतर है या खराब है, कैसे रेकमेंड कर सकते हैं? श्योर, हमारे पास एक टूल है Href टूल, आई होप आप सब उससे वाकिफ होंगे, ठीक है। आप Href टूल पे जाएंगे तो आप उस पेज का, उस वेब पेज का आप URL Href पे डालेंगे और आपको दो मैट्रिसेस दिखते होंगे, एक UR और एक DR। आई होप सबने देखा होगा। तो अगर आप उसमें आप जाएंगे, UR देखेंगे, UR स्टैंड फॉर URL रेटिंग एंड DR स्टैंड फॉर डोमेन रेटिंग। तो URL रेटिंग जो होता है वो शो करता है उस पर्टिकुलर पेज की कितनी रेटिंग है, ठीक है। तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप वहां से आइडिया ले सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज की रैंकिंग क्या है और उस वेबसाइट की रैंकिंग क्या है। अगर सपोज इन केस अगर आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज की रैंकिंग भी लो है, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि और उसकी साइट की रैंकिंग ज्यादा है, अच्छी है, बट उस पेज पर्टिकुलर पेज की भी लो है, तो आप तब भी वहां पे आप लिंक बिल्डिंग उस पर्टिकुलर वेब पेज के थ्रू कर सकते हैं, ताकि जो लिंक चूज है उसकी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे इजीली ट्रांसफर हो सकता है। और मैंने स्पैम स्कोर चेक नहीं किया और उसका स्पैम निकला 50 से ऊपर और मैंने उस पर लिंक बिल्डिंग कर दी, तो क्या होगा? गुड क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन मैं आपके अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा, ठीक है, कि हम स्पैमिंग से कैसे बच सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू इन माय नेक्स्ट स्लाइड व्हिच आई एम गोइंग टू शो एंड दैट स्ट्रेटेजी विल वर्क ओवर देयर। तो ये UR रेटिंग है जो हमें ये बताता है कि इसका यहाँ पे एवरेज रेटिंग है, और DR रेटिंग उसका ये डोमेन पूरा ओवरऑल वेबसाइट रेटिंग है, जो शो करता है कि वेबसाइट इज गुड टू मेक द बैकलिंक। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के आप अपना लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू चेक द अदर मैट्रिक्स एज वेल, लाइक द स्पैम स्कोर, कि इसका स्पैम स्कोर है तो नहीं है, रिलेवेंट तो नहीं है आपकी नीश से। अगर आप सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट पे हैं, ई कॉमर्स में भी आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है, तो मेक श्योर आपको अदर चीजें भी देखनी होगी, बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल थिंग, बट मैं यहाँ पे फिलहाल लिंक बिल्डिंग की बात करूं तो लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड जो हम चीजें यहाँ पे चेक करेंगे वो UR और DR, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये समझने में कि मुझे यहाँ पे इस वेबसाइट पे लिंक, इस वेब पेज पे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। व्हाई इज लिंक बिल्डिंग? सर एक क्वेश्चन, तो DR और PR क्या है? DR होता है डोमेन रेटिंग, ठीक है। देखिए मैं अब इसमें आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। व्हाई इज लिंक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट? लिंक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग क्यों करते हैं लिंक बिल्डिंग, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपने पास्ट में जाके, सो 1998 में एक टाइम पे याहू एंड अदर आउटपुट लाइक द वाज द बिग गूगल प्लेयर, ठीक है, इन द मार्केट, एंड दे वर जस्ट चेकिंग द कंटेंट, ठीक है। वो सिर्फ कंटेंट देखते थे वेबसाइट का, अगर अच्छा होता था उसे रैंक करते थे, अदरवाइज वो और कुछ भी नहीं देखते थे, अदरवाइज वो रैंक ही नहीं करते थे। फिर गूगल आता है रोल में। गूगल, देखिए कोई भी चीज चलने के लिए यू नीड समथिंग डिफरेंट टू लीड योर कॉम्पिटिटर। गूगल एक नया मैट्रिक्स लेके आया पेज रैंक का, विच इज ऑल्सो नोन एज बाय द डोमेन रेटिंग। पेज रैंक इज व्हाट? पेज रैंक के जिसपे वो उसने क्या देखा, उसने कंटेंट तो देखा ही देखा, प्लस उसने ये भी देखा कि इस पे कितने ज्यादा पीपल लिंक्ड हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉग से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एक अच्छा ब्लॉग है।
तो उसे भी एक कंसीडर करा एज ए मैट्रिक्स गूगल ने, और वो PR लेकर के आया, जो PR बाद में एज अ डोमेन रेटिंग कन्वर्ट हुआ, और इससे लोगों को और ज्यादा वो एक ऑप्टिमाइज वो मिल गया रिजल्ट्स। अगर आप सर्च रैंकिंग पे आप जाएंगे तो खाली अच्छे कंटेंट वाले ही रैंक नहीं करेंगे, चाहे भले वो स्पैम हो, नहीं, जो उससे ज्यादा लोग लिंक्ड हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे रीड कर रहे हैं, तो वो ही रैंक करेगा। ये PR वाला जो था, ठीक है, और PR इज लाइक उनका अपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है गूगल का, जो वो लोग यूज करते हैं। हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बट ये उनका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके भी आप पे वो ये जज करते हैं कि ये वाली साइड रैंक होगी या ये वाली साइड रैंक होगी, ठीक है। तो जो DR है ये अचानक देता है, तो पर गूगल कहता है कि ये रिलेवेंट नहीं है, मतलब जो कहता है ये एक्यूरेट नहीं है, ये क्यों? और DA को भी कहते हैं ये एक्यूरेट नहीं है गूगल। देखिए गूगल का क्या है, PR, ठीक है, पेज रैंक हो गया, ठीक है। तो पेज में कौन से पेज को हमारी वेबसाइट रैंक करे, ये शो करेगा आपको। एक देखिए एक एग्जैक्ट, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं। अगर आप देखेंगे कभी भी आप अगर आप सर्च करते हैं कुछ भी चीजें SEMrush पे, और कुछ चीजें वही सेम वेबसाइट का अगर आप मैट्रिसेस चेक करेंगे अगर Href की साइट पे, तो दोनों में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, दोनों के डेटा में डिफरेंस दिखेगा। रीजन हो सकता है कि वो जो है लास्ट 2 डेज लेटेस्ट उसने लास्ट 2 डेज में ट्रैक करा हो सकता है SEMrush ने लास्ट 7 डेज में ट्रैक करा हो, ठीक है। तो दोनों के उसमें डेटा में डिफरेंसेस रहेगा, दोनों के एल्गोरिथम डिफरेंट है, दोनों के एल्गोरिथम्स लाइक आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया तो कोई भी आपको श्योरिटी नहीं देगा, बट यस रफली आइडिया आपको मिल जाता है, दैट वुड बी इनफ फॉर योर स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो आपको DR से आपको डोमेन रेटिंग आपको आइडिया मिल गया कि हाँ ठीक है, और इसकी ये पेज रैंक इस सेम डोमेन रेटिंग लाइक, ठीक है। बस ये गूगल पेज रैंक कहता है, वहां पे HR ने उसने अपना वर्ड दिया है डोमेन रेटिंग। बाकी हाँ अगर ये अच्छा बता रहा है तो हो सकता है थोड़ा 1 या 2 उसका फ्लक्चुएशन होगा, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बताएंगे, बिकॉज Href इज आल्सो देता है। हाँ जी, वो तो DA देता है, DA नहीं देता बट DR देता है। तुमसे एक क्वेश्चन है, अभी तुम पूछ रहे थे कि DR और DR और तुमने भी शायद बोला था DA भी हम क्यों देखते हैं वेबसाइट्स का, जब गूगल इंक्लूड करता ही नहीं उसे, तो फिर हम चेक ही क्यों करते हैं किसी भी वेबसाइट का? जब हम किसी वेबसाइट पे लिंक देने वाले हैं तो हम DA उसका चेक क्यों करते हैं? मींस मोज ने ये अपनी तरफ से इंक्लूड किया है, मोज ने इसे DA को इन्वेंट किया था, तो ये इसके कुछ मैट्रिसेस थे, सबके अपने अपने टूल्स ने, सबने अपने अपने अलग अलग मैट्रिसेस निकाले हुए हैं। जैसे Href ने DR निकाला हुआ है, गूगल का पेज रैंक है, एंड मोज का DA है, और वो लोग अपने एल्गोरिदम्स को रन करके वेबसाइट की अथॉरिटी बताते हैं कि भाई ये वेबसाइट किस लेवल पे स्टैंड करती है SEO की मार्केट के अंदर। ये बताने के लिए इन चीजों को इन्वेंट किया गया, और सबका कोई मेजर वो नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर इस पे हम लड़ने चले कि DR, PR और क्या कहते हैं DA अलग अलग है, तो इस पे कुछ भी नहीं है। मींस इनके अपने अपने एल्गोरिदम्स रन होते हैं जो कि हमें वेबसाइट की अथॉरिटी बताते हैं कि वेबसाइट किस लेवल पे गूगल पे है, गूगल के ऊपर क्या उसका लेवल है किसी वेबसाइट का, और अगर आपको लिंक लेना है तो ये वेबसाइट अच्छी है या बेकार है। बस इतना ही ये लोग ये चीजें बताते हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैंने जिन पे मैंने थोड़ा सा वर्क किया है, और मुझे लगता है पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज है, और लेटेस्ट सबसे बड़ी चीज है लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज है। ब्रांडीन करके एक है जो बैकलिंक को, अगर आपने वेबसाइट सुनी हो, ठीक है जी, उसी का ही वो एक पार्ट है, ठीक है। और उन्होंने इस जो टेक्निक है ये उन्होंने खोजी थी, और उन्होंने लाइक विद इन अ शॉर्ट पीरियड, विद इन 14 days ही हैज डबल्ड हिज ट्रैफिक। यूजुअली जो लोग जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं उससे 6% कहते हैं ट्रैफिक आपका आता है। लाइक ईमेल आउटरीच अगर आप करते हैं तो अगर आप 6% तक अपना ट्रैफिक ले आते हैं तो दैट वुड बी अ गुड नंबर, बट उन्होंने इस टेक्निक से 14% अपना ट्रैफिक किया था, और विद इन 14 days। तो ये एकदम से हाईलाइट होती है टेक्निक जब भी कि ये सक्सेसफुल टेक्निक है, और ये टेक्निक ऐसी है कि अगर आप सही से इम्प्लीमेंट करेंगे, जब ही आपको 100% रिजल्ट देगी। अदरवाइज इफ यू आर लैकिंग एनी वन ऑफ द मैट्रिक्स,
ऑफ दिस टेक्निक। अगर आप इस टेक्निक के किसी भी एक पॉइंट में अगर आप लैग कर गए तो ये टेक्निक आपको रिजल्ट नहीं देगी। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप लोग को ये बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, इज इट विजिबल टू एवरीवन? अच्छा, अगर मैं एक ये क्वेश्चन है मेरा, विच बिल्डिंग यू वुड लाइक टू टॉप, आप कौन सी बिल्डिंग के टॉप पे जाना चाहोगे? हाईएस्ट वन, ठीक है। पहले लोग क्या था, पहले लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड थे, यहाँ के टॉप पे जाके लोग सेटिस्फाइड थे, मैं सबसे टॉप पे हूं, और वो खुश थे। बट आफ्टर फ्यू इयर्स हुआ क्या, एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई, ठीक है, विद सम मॉडिफिकेशन, और उसकी यूएसपी क्या थी, उसकी यूनिकनेस क्या थी कि वो उससे भी बड़ी बिल्डिंग थी। तो आप लोगों का सबका जवाब क्या है? मैं इस पे जाना चाहता हूं। ये इट्स अ ह्यूमन नेचर कि वो नई चीज पसंद करता है, यूनिक चीज पसंद करता है, कोई भी लेटेस्ट चीज है उसे पसंद करता है। दैट इज द स्काई स्क्रैपर टेक्निक एंड नथिंग एल्स। सपोज अब दिस इज अ मैट्रिक्स आई वुड लाइक टू शो अबाउट द ब्रांडी, जो उन्होंने अचीव किया था विद इन 14 days। ही जस्ट टुक द ट्रैफिक टू 6% टू 11%, which is one of the big number in this technique, in this strategy. Okay, सबसे पहले आपको क्या करना है इस टेक्निक में, आपको बेस्ट अपनी इंडस्ट्री का, हर किसी को अपनी बिजनेस का नीश पता होता है, इंडस्ट्री पता होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो टॉप रिलेवेंट कंटेंट्स निकालेगा, ठीक है, रिलेवेंट, जो उसके बिजनेस से रिलेवेंट हो, उसका टॉप कंटेंट्स निकालेगा जो टॉप रैंक कर रहे हैं यूजिंग दी HRF टूल्स एज वेल। एक्चुअली अगर आप कहोगे मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कभी होगा तो मैं आपको वो स्टेप्स भी बता दूंगा, बट आई हैवंट इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड, सॉरी फॉर दैट। बट यस, आप क्या करोगे, टॉप रिलेवेंट कंटेंट्स निकालोगे, और उन टॉप रिलेवेंट कंटेंट में आप ये चेक करोगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप उससे एक बेहतर कंटेंट, एक बढ़िया कंटेंट आप बनाओगे। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, आप कैसे बेहतर बना सकते हो। सपोज उसने अपने कंटेंट में लिंक बिल्डिंग की 5 स्ट्रेटेजीज ऐड करी है, तो आप उसको 10 कर दीजिए। ये 4 मैट्रिक्स हैं जो आपके कंटेंट को बेहतर बना देंगे। नंबर 1, लेंथ। अगर उसने कोई चीज पॉइंट्स में दी है आपको, उसने 5 दी है, आप 7 डाल दो, उसने 8 दी है, 12 डाल दो। बट ये नहीं कि उसकी 8 ही आपकी 12 से अच्छी है, आपके 12 हो ना, तो 12 उससे कुछ एक्स्ट्रा हो, वो 8 तो उसकी लेवल पे हो, प्लस वो जो 4 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो भी एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए, और वो भी एक रीडर को एक अच्छा फील देना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हाँ ये बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी जो प्रीवियस वाले में मिस थी, मेरे को यहाँ मिल गई, ठीक है। सेकंड, फ्रेशनेस होनी चाहिए आपको उसमें। फ्रेशनेस इन द सेंस कि आपके जो कंटेंट है वो अप टू डेट हो। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं जो अपडेट ही नहीं है, 2017 में लेटेस्ट अपडेट हुए थे, उसके बाद उन्होंने अभी तक अपडेट ही नहीं करा अपने ब्लॉग। आप अपने ब्लॉग को लेटेस्टली अपडेट कर सकते हैं, तो एक फ्रेशनेस आ जाएगी। सेकंड, उसकी डिजाइनिंग पे आप वर्क करेंगे। डिजाइनिंग इन द सेंस कि कुछ आप इमेजेस डाल सकते हैं और इन्फोग्राफिक्स डाल सकते हैं, एक ग्राफ डाल सकते हैं। मैंने एक साइट लिखी थी ड्यूरिंग माय स्टडी, तो उसमें एक साइट थी जिसमें सिर्फ एक कॉफी का ग्राफ डाला हुआ था, और वो कॉफी के ग्राफ से ही ना वो साइट बहुत ज्यादा रैंक कर गई, सिर्फ उस ग्राफ की वजह से, क्योंकि हर कोई उस ग्राफ पे क्लिक करता था, उसको बैकलिंक मिल जाता था, जो भी उसको डाउनलोड करता था उसको एक बैकलिंक मिलता था। तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। आप ग्राफिक इन द सेंस समझ रहे हो ना, मैट्रिक्स जो होता है, जो हमारा बार ग्राफ होता है, ठीक है, जो शो करता है कि ये मैट्रिसेस है, तो ज्यादातर लोग उसे भी प्रेफर करते हैं। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आप एक बार ग्राफ दे सकते हैं, स्टडी करके छोटी सी, या निकाल के कहीं से भी लगा सकते हैं। और एक डेप्थ, ठीक है, आपकी डेप्थ से मेरा मतलब है कि जो रीडर है जब वो उसको पढ़े, एक स्टोरी टाइप हो, ठीक है, इट शुड नॉट बी बोरिंग, द कंटेंट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड इंटरेस्टिंग, ताकि रीडर को जैसे से वो स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़े, उसको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलता जाए। क्योंकि जो भी आपके ब्लॉग पे आएगा ऑब्वियसली वो कोई इन्फॉर्मेशन लेने आया, और फिर जैसे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना आपके उससे नहीं, आपके ब्लॉग से कोई नहीं करेगा। और आप बस यही कोशिश है, आप जितना अपनी उस इंडस्ट्री की जितनी आप डीप बातें बता सकें और उसे आप इंटरेस्टिंग बना सकें, ठीक है, विद मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये 4 अगर मैट्रिसेस पे अगर आप काम कर लेंगे, यू विल गेट दी स्काई रॉकेट
ट्रैफिक फ्रॉम योर ब्लॉग एंड फ्रॉम दिस टेक्निक। बट इसमें मेजर है आपका कंटेंट जो है ना वो सुपीरियर होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस वन। अब वो हम कैसे करेंगे, अब हम क्लाइंट्स को कैसे बताएंगे? आप ईमेल कर सकते हैं, रीच आउट टू द राइट पर्सन। अब हम राइट पर्सन तक कैसे पहुंचेंगे? राइट पर्सन तक पहुंचने का तरीका ये है कि आप जितने भी कंटेंट्स हैं आप Ahrefs टूल का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और वहां पे आपको इन टॉप रैंकिंग जो ब्लॉग्स हैं आपको उनको ये पता लग जाएगा आप लोगों को किस किस लिंक कहाँ से ब्लॉग को लिंक मिल रहे हैं, फेमस ब्लॉग को। तो जिन जिन लिंक्स से आपको वो मिल रहा है फेमस जो उसको जो प्रीवियस वाले जो ब्लॉग को जो मिल रहे थे लिंक, आप वो सीधा लिंक्स को रीच आउट करेंगे वाया डिफरेंट स्ट्रेटजीज लाइक ईमेल आउटरीच आप कर सकते हो उन लिंक पर्टिकुलर लिंक्स को, और आप क्लियरली बताएंगे कि मेरा ये ब्लॉग इस ब्लॉग से बेहतर है, यू कैन ट्राई दिस। आप बताएंगे वो डेफिनेटली आपके ब्लॉग पे आएंगे। ठीक है, आप उनके सारे मतलब कह सकते हैं इनके क्लाइंट्स से इनके लिंक्स जो भी थे आप उनको सबको आउटरीच करेंगे, बट कोई बढ़िया चीज लेके ही जाना। ठीक है, वो वाकई में बेहतर हो, बोलने से बेहतर नहीं होता, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, बट अब वाकई में अगर आपकी चीज बढ़िया आपको पता लग जाएगी तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि मेरी चीज पता लगे लोगों को, तो आप आउटरीच करके आप बता सकते हो कि यू कैन जस्ट कम एंड रीड माई ब्लॉग, इट विल डेफिनेटली गिव यू मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर इंडस्ट्री ऑफ दिस थिंग। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है यूजुअली, देखिए ब्लॉगर्स होते हैं मार्केट में, जो उनका स्पेसिफिक उनका जो काम होता है ब्लॉग्स लिखना होता है, बिकॉज अब हम लोग एसईओ इंडस्ट्री हैं, हम लोग एसईओ कंपनी है सॉरी, तो एसईओ कंपनी में अब हमारी स्पेशलिटी क्या है? एसईओ करना, एसईओ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे वर्क करना, ना कि कंटेंट लिखने में हमारी स्पेशलिटी है। तो उसके लिए ब्लॉगर्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखते हैं, बहुत और सारी एसईओ वाली चीजें वो यूज करते हैं। बट यस, हमें वो एसईओ वाली जो मैट्रिसेस होते हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि एक ब्लॉग में एसईओ वाली चीजें क्या क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी कृष्ण जी ने कहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना बेसिकली गेस्ट पोस्ट कंटेंटिंग मैं पहले समझा देता हूँ होता क्या है। गेस्ट पोस्टिंग इज समथिंग कि आपका एक ब्लॉग है, आर्टिकल है, आपने लिखा अपने वेबसाइट के लिए या नहीं है, आप आउटरीच करते हैं मतलब किसी ब्लॉगर से और बोलते हैं कि यार आप मेरा इस वेबसाइट मेरा आप ये ब्लॉग आप अपनी साइट पे लगा लीजिए। ब्लॉगर है उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, ठीक है, आपने अपने ये बोला उससे रिक्वेस्ट करा कि मेरा एक ये ब्लॉग है, आर्टिकल है जो आपने कंटेंट राइटर से अपने प्रिपेयर करवाया अपने ब्लॉग आर्टिकल, और आपने उस ब्लॉगर को बोला कि भाई आप मेरे अपनी ब्लॉग साइट पे मेरा पे कंटेंट लगा लीजिए। ठीक है, उसमें आपने वो अपने बैकलिंक्स भी लगाए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था हाइपरलिंक करके वर्ड्स को लगाए हैं। आपको पता है इस ब्लॉगर की साइट पे डेली पढ़ने के लिए 10,000 ट्रैफिक आता है, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ये होगा कि अगर यार मेरे पास उसमें से 100 ट्रैफिक भी आ गया, 10% में, हालांकि बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, बट अगर आपके पास 5% ट्रैफिक भी आ गया और उसमें से अगर आपने 2% भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इट वुड बी गुड फॉर दी न्यू स्टार्टअप बिजनेस। तो आपने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बनाकर आपने ब्लॉगर से रिक्वेस्ट करके आप अपने उस पर पोस्ट कर लीजिए, वो पोस्ट करेगा और आपके उसमें ऑलरेडी लिंक्स लगे हुए हैं। अगर कोई ट्रैफिक अगर कोई ऑडियंस उस पर आती है ब्लॉग को पढ़ेगी और वो उसे रिक्वायरमेंट उस समय मैंने बताया कि ब्लॉग हमेशा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए जो रिलेवेंट है, तो वो तो आपको उससे नहीं जाए, वो आपके उस ब्लॉग पे अटैच रहे। जैसे वो क्लिक करे, अगर सपोज बीच में उसको कोई रिक्वायरमेंट आपने बोला इफ यू वांट टू हैव अ लुक ऑफ दिस काइंड ऑफ शूज सपोज आपके, तो वो उस शूज को देखना चाहेगा डिजाइन, इफ यू वांट टू लुक द डिजाइन ऑफ द वेबसाइट, और आपने उस पे वो हाइपरटेक्स्ट उस पे वो बैकलिंक लगा दिया अपना शूज पेज का, तो वो आपके सीधा देखने के लिए एक बार जरूर जाएगा और इस तरीके से वो ट्रैफिक आपकी साइट पे आ गया। ठीक है, बाद में उसको कन्वर्ट करना, उस क्लाइंट को ट्रैफिक आ गया बट उस क्लाइंट को कन्वर्ट करना वो आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। जितनी आपकी वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी, ऑन पेज हम लोग इसीलिए करते हैं तो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग आई होप यही है कि बस सिंपल आप अपने एक ब्लॉग आर्टिकल अदर वेबसाइट पे देते हैं विद लिंक्स, तो आपके पास वो ट्रैफिक आ जाता है। दैट इज लाइक हम आउटरीच करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं उस ओनर ऑफ द वेबसाइट से बाय ईमेलिंग टू द ओनर ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, कि आप बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कैन यू जस्ट पोस्ट माय आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट,
बट उसकी भी एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक स्टेप्स होते हैं। हम डायरेक्ट फर्स्ट मेल पे ही नहीं बोलेंगे कि आप ये कर लो, हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे, कैन यू जस्ट हेल्प मी विद दिस ब्लॉग, पोस्टिंग द ब्लॉग ऑन योर ब्लॉग पोस्ट विच इज वेरी इंफॉर्मेशन फॉर योर क्लाइंट। एंड उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? उसको बेनिफिट ये हो रहा है कि उसके जो रीडर्स है उसको एक अच्छी नया ब्लॉग मिल रहा है, अपडेटेड ब्लॉग मिल रहा है, तो वो भी चाहेगा कि हाँ मेरे उस पे क्लाइंट, मेरे उस पे भी ट्रैफिक आए पढ़ने के लिए, अच्छे यूनिक ब्लॉग्स पढ़ने के लिए। गेस्ट पोस्टिंग में सदाकत सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम ब्लॉगर्स तक आउटरीच करते हैं और फिर उनसे बैकलिंक लेते हैं। बट इसमें मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, इन्होंने मिस कर दी, कि हम नीच इंडस्ट्री से, हमारी जो इंडस्ट्री है उससे रिलेवेंट ब्लॉगर्स को फाइंड करते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री है डॉक्टर या हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है, तो हम उससे रिलेटेड ब्लॉग्स या ब्लॉगिंग साइट्स फाइंड करते हैं और वहां पे जाके हम अपने वहां उनके जो वेब मास्टर्स होते हैं उनको जाके हम आउटरीच करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास भी एक सिमिलर, जैसे तुमने आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट में लिखे हुए हैं, उसी से रिलेवेंट कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमारे पास भी हैं जो कि मैं चाहूंगा कि आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करो और मुझे जिससे कि हमें एक बैकलिंक मिल सके। तो ये लाइन थी जो इन्होंने मिस करी थी कि हम अपनी इंडस्ट्री से रिलेवेंट वेबसाइट्स को फाइंड करते हैं, ब्लॉगिंग साइट्स को फाइंड करते हैं और वहां पे हम उनके ऊपर बैकलिंक बनाने की ट्राई करते हैं। और वन ऑफ द टॉप मींस बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटेजी है गेस्ट पोस्ट की। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि हमें डू फॉलो बैकलिंक मिलता है, मींस मेजरली हमें डू फॉलो बैकलिंक मिलता है और बहुत सारा रेफरल ट्रैफिक भी मिलता है हमें इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो हम ट्राई करते हैं कि हम इससे, काफी सारे ब्लॉगर्स क्या होते हैं कि हम अगर बैकलिंक्स उनसे बोलते हैं आर्टिकल्स पोस्ट करने के लिए, तो वो हमसे बोलते हैं कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, देन हम आपको बैकलिंक देंगे। तो अगर वो कुछ ब्लॉगर्स होते हैं जिनकी नई वेबसाइट्स होती है तो वो फ्री में भी देने को रेडी होते हैं और कुछ ब्लॉगर्स नहीं देते हैं, तो हमें उनको पे करना पड़ता है, देन हमें बैकलिंक मिलता है उनकी वेबसाइट से। रिसोर्स पेज लिंक्स होते हैं कुछ, ठीक है। रिसोर्स पेज लिंक्स मैं जैसे कि मैंने रिसर्च किया था, तो आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसे मोस्ट ऑफ द बिजनेस फॉलो कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक पेज लिंक्स के साथ ही होते हैं, इनमें सिर्फ लिंक पे ही फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो हम इन रिसोर्स पेज को जो है हम आउटरीच कर सकते हैं और वहां पे हम अपने लिंक्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने कोड्स रखे हैं ये आपकी हेल्प करेंगे इस तरीके की वेबसाइट ढूंढने में, ठीक है। ये है कुछ कोड, इससे आपको जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं, आपको ये इस जो जितने भी रिसोर्स पेज जो सर्विस देते हैं वो सारी की सारे वेबसाइट आपको निकाल के दे देंगे वाया दीज कोड्स। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हमारी नीड से काफी सारी रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं जिनके क्या होते हैं कि किसी हमारे कॉम्पिटिटर ने अपनी किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक दे रखा है जो कि अब वो 404 जा रहा है, मींस उस कॉम्पिटिटर का बैकलिंक जो पेज लगाया था, क्या पता वो पेज 404 जाने लग गया या वो पेज अब है ही नहीं, उसने वो पेज डिलीट कर दिया या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ही चलनी बंद हो गई, तो इस तरह से पेज 404 चला जाने लगता है। तो हम क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स की साइट्स को जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से पेजेस हैं, या फिर हम ऐसे लिंक्स फाइंड करते हैं जो पेजेस दूसरी वेबसाइट पे 404 जा रहे हैं। तो हम उन वेबसाइट्स को, मीन्स जिनसे कॉम्पिटिटर को बैकलिंक मिला होता है, उन वेबसाइट्स के वेब मास्टर को आउटरीच करते हैं और हम उनसे बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपका लिंक 404 जा रहा है, कि मीन्स हम उस वेब मास्टर को बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपने पहले लिंक लगा रखा था हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट का, वो 404 जा रहा है। अब मेरे पास सिमिलर मेरी सेम वेबसाइट है, वही सेम सारी अच्छी, उससे भी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हेल्थ से रिलेवेंट ही इंडस्ट्री है, और यही सर्विस जिसपे आपने एंकर टैक्स दे रखा है वही सर्विस मेरी भी वेबसाइट प्रोवाइड करती है, तो आप मेरे को इस पेज पे लिंक दे सकते हो। तो उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जैसे गेस्ट पोस्ट के होते हैं, वही टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें फॉलो करके हमें वेब मास्टर बैकलिंक दे देता है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज विकिपीडिया लिंक। तो विकिपीडिया एक ब्रांड, मीन्स आप समझ लो कि नॉलेज बेस्ड वेबसाइट है जिससे हमें काफी सारी नॉलेज मिलती है, मीन्स हिस्ट्री ऑलमोस्ट सारी नॉलेज हमें वहां से मिल सकती है, काफी सारे पेजेस है उसके, और एक तरह की ब्रांड है ये। तो हमें यहाँ से हम इसके थ्रू भी बैकलिंक्स बना सकते हैं, मीन्स ये हमें वहां पे कुछ अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, वहां पे विकिपीडिया के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं और जिसके थ्रू हमें बैकलिंक्स बन सकते हैं। बट इसमें एक चीज है कि विकिपीडिया के थ्रू हमेशा आपको नो फॉलो बैकलिंक मिलता है,
कभी भी डू फॉलो बैकलिंक नहीं मिलता। मींस ये विकिपीडिया बेस्ड बैकलिंक कभी भी आपकी रैंकिंग के अंदर आपका कोई बेनिफिट नहीं देता है। हमेशा ये आपको रेफरल ट्रैफिक दे सकता है, मींस ट्रैफिक दे सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, बट आपकी रैंकिंग में कोई भी मींस रैंकिंग को इंप्रूव करने में इसकी ज्यादा ये हेल्प नहीं करता है। हमेशा आपको इससे रेफरल ट्रैफिक ही मिलता है। तो विकिपीडिया बेस्ड लिंक इतना ही छोटा सा ही होता है। और वैसे भी ये मींस इस पे लिंक बनाना इतना ईजी नहीं होता, हमें आईपीस का ध्यान रखना होता है, अलग अलग आईपी से लिंक बनाने होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, तब जाके हमारा विकिपीडिया से एक लिंक बनता है। तो बस इतना ही था, ये ज्यादा बड़ा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग काफी देर से बोल रहे हैं डू फॉलो नो फॉलो, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या सारे लोगों को डू फॉलो नो फॉलो पता है क्या होता है? नहीं पता, ठीक है। तो इन्होंने बोला तो आई होप वो चीज क्लियर भी नहीं हुई होगी। डू फॉलो क्या होता है? लिंक, डू फॉलो लिंक होता है कि मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा। डू फॉलो लिंक होता है कि जैसे कि सपोज आप किसी भी आप आपके जो भी कॉलोनी में या आसपास कोई भी आपके शॉपकीपर होते होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे शॉपकीपर है, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है, और आप उनके कस्टमर हो। अब सपोज कोई आपसे अननोन पर्सन आपसे आकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानता है कि यार मुझे वो परचेज करना है तो मैं कहाँ से करूं, तो आप किसको रिकमेंड करोगे? आप ऑब्वियसली उसी शॉपकीपर को रिकमेंड करोगे जिससे आप परचेज करते हो, बिकॉज आपका ट्रस्ट है उस पर, ठीक है। तो जहां पे ट्रस्ट की बात आती है, जहां आपको ये होता है कि हाँ रेस्पॉन्सिबल हूं मैं, आप अथॉरिटी लेता हूं, मैं जानता हूं उसको कुछ गलत वो दे ही नहीं सकता, तो उसे कहते हैं एक तरह से डू फॉलो लिंक। अब कुछ वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे हर कोई लिंक लेना चाहता है, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट होती हैं जहां पे वो बैकलिंक तो आपको दे देंगी, बट वो देंगे आपको नो फॉलो लिंक बैकलिंक। तो नो फॉलो लिंक से गूगल की एल्गोरिथम क्या समझती है कि नो फॉलो का मतलब सीधा सीधा ये, वेबसाइट कह रही है ठीक है मैंने इसको बैकलिंक दे दिया, बट आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेबसाइट, मैं इस वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अगर ये कुछ भी स्पैमी करता है तो कुछ भी गलत करता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इससे वो वेबसाइट सेव हो जाती है। तो दैट इज दी, ठीक है, नो फॉलो लिंक जो मोस्टली वेबसाइट देती है। और डू फॉलो लिंक्स होती हैं जो एक वेल नोन पर्सन को ही देती हैं, उसमें वो वेबसाइट कहते हैं ठीक है अगर ये कुछ स्पैमी होता है तो कहीं ना कहीं मेरी साइट भी हैम्पर होगी उससे, तो गूगल को कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट मिलता है कि ठीक है डू फॉलो दे रहा है, दैट मीन्स कि वो साइट भी जेन्युइन है, ठीक है। अब सपोज कोई फिजिशियन की वेबसाइट है, कोई डॉक्टर की वेबसाइट है, और वो आप एक डेंटिस्ट है सपोज, तो एक फिजिशियन है जो जनरली सब चीज सबका देखता है। अब उसके यहाँ पे आके कोई कह रहा है, एक डेंटिस्ट है उसका फ्रेंड है, वो कह रहा है कि आप मेरा यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट लगा सकते हो, वो कहेगा ठीक है आप लगा लो अपना बहुत छोटा सा एडवर्टीजमेंट का, जो भी अगर डेंटिस्ट से जो भी डेंटल रिलेटेड कोई भी इश्यू आएगा तो इस नंबर पर कॉल करके आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो होता है एक तरह का ट्रस्टेबल। बट क्या अगर आप जाए, आप बोले, आप अननोन हो उस डॉक्टर के, आप बोलो सर मैं लगा लूं यहाँ पे, वो नहीं, वो अलाउ नहीं करेगा लगाने को। बट फिर भी अगर आप लगा आते हो तो बाहर कहीं उसको पता ही नहीं होता, तो वो एक तरह का ये डिफरेंस है नो फॉलो डू फॉलो। डू फॉलो गुड बैकलिंक्स क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्स, एक ट्रस्ट वाली चीज आ जाती है, और उसमें वेबसाइट अपनी गारंटी लेती है ओनरशिप की कि ठीक है यार मैं इसको जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल एल्गोरिथम को कहीं ना कहीं को मिलता है कि साइट जेन्युइन है। डू फॉलो लिंक हाँ जी, HRF पे आप जाके चेक कर सकते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स का, नो फॉलो बैकलिंक्स के। मैं बताता हूँ, कभी डू फॉलो और नो फॉलो में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। मीन्स आपको क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था, देखो आपका ऐसे लिंक बनता है है ना, इसके पीछे जो कोडिंग है, इतने से लिंक के अंदर जो कोडिंग है वो ये कोडिंग है। मीन्स अभी एग्जांपल में ही नहीं है, ये आप लगा लीजिए कि ये वाला कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। तो आप कैसे पता करोगे? आपको सोर्स कोड के अंदर जाना है, सोर्स कोड के अंदर आपको यहाँ पे ये जो खत्म हो रहा है इसके बाद जस्ट बाद यहाँ पे लिखा होता है REL और नो फॉलो। अगर नो फॉलो लिखा हुआ है तो आपका लिंक नो फॉलो है, अगर नहीं लिखा हुआ नो फॉलो तो दैट मीन्स वो डू फॉलो लिंक है।
सर मेरे कहने का मतलब ये था कि डू फॉलो और नो फॉलो होता क्या है? अच्छा, ये जानना। फॉलो होता क्या है? फॉलो मीन्स क्या होता है? किसी किसी को फॉलो करना, पीछे किसी की बात को फॉलो करना। ठीक है, अगर आपका एक फ्रेंड बोलता है कि यार उस शॉप पे जा, वहां पे बेस्ट चीज मिलेगी, आप उसको फॉलो करोगे? दैट इज टू फॉलो लिंक। आपने फॉलो करा और आप वहां पहुंच गए उसकी शॉप पे, दैट इज टू फॉलो लिंक। अगर कोई अननोन पर्सन, वही आप कोई अननोन पर्सन कहते हैं सर एक बार आप वहां पे ट्राई कर लो, क्या आप जाओगे? आप न्यू उस मार्केट में गए हो, क्या आप उस शॉप पे जाओगे? आपको एक माइंड में ये तो आएगा यार मे भी हो सकता है वो मुझे वहां पे लूट ले या मेरे को वहां पे बेकार चीज दे दे, आप उसको फॉलो नहीं करोगे। सेम चीज होती है गूगल बोट के साथ। गूगल बोट आता है आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करने, ठीक है, उसे दिखते हैं डू फॉलो लिंक। गूगल बोट आपके इस पेज पे आया, वो क्रॉल कर रहा है आपके इस पेज को, उसे इस पेज पे ये लिंक मिल गया, ठीक है। सपोज ये डू फॉलो लिंक है, तो गूगल बोट क्या करेगा? गूगल बोट इस लिंक पे ओपन करेगा और एक और बोट अपना उसको उस पे भेज देगा, इस पर्टिकुलर वेब पेज पे भेज देगा उसे क्रॉल करने के लिए, उसे फॉलो करेगा, दैट इज डू फॉलो। तो वो गूगल बोट आया, उसको मिला और उसने सोर्स कोड पढ़ लेता है, उसे दिख गया ये डू फॉलो लिंक है, तो वो आगे फॉलो करेगा और उस पर्टिकुलर वेब पेज को भी चेक करेगा कि भाई इससे रेलेवेंट है ना, कोई स्पैम तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर ये ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो ई कॉमर्स का ही कुछ होना चाहिए, आगे साइड भी रिलेवेंट साइट होनी चाहिए। अगर ये सपोज क्या कोई भी इंफॉर्मेशनल साइट है तो आगे वो इंफॉर्मेशन वो वही प्रोवाइड करा रहा है जिसका एक कीवर्ड है, तो उसको फॉलो करेगा गूगल बोट, दैट इज टू फॉलो। अगर ये नो फॉलो लिंक है, सपोज इस वेबसाइट में लगा तो दिया, उसने नो फॉलो लिंक दिया है, तो गूगल बोट आएगा, क्रॉल करेगा और उसको क्रॉल नहीं करेगा, यहाँ पे वो नो फॉलो कर देगा और वो आगे बढ़ जाएगा, इसी साइट पे आगे बढ़ जाएगा, बट इस पर्टिकुलर साइट को क्रॉल करने नहीं जाएगा। अब क्रॉल क्यों करते हैं गूगल बोट? आई होप वो तो पता ही है, इंडेक्स करने के लिए। सपोज आपकी नई वेबसाइट है, आपको डू फॉलो मिल गया इससे, तो वो उस पर्टिकुलर पेज को क्रॉल करके जेन्युइन है पेज, रेलेवेंट है, ऑथोरिटेटिव है, उसको अपने उसमें इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। क्योंकि स्पैमी देखो हर चीज में अच्छा और बुरा सब कुछ होता है। अगर गलत चीज बना रखी है सिर्फ ट्रैफिक लाने के लिए, उसने अपनी कोई और ही, सपोज डॉक्टर की साइट है और वो मैकेनिक का यहाँ पे लिंक लग गया, यहाँ पे लिख दिया फॉर डेंटल प्रॉब्लम यू कैन कम हियर, और आप खोल रहे हो, आपको लग रहा है कि वहां पे तो मैकेनिक की शॉप मैकेनिक की वेबसाइट खुल रही है, क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है? आप उसे फॉलो करें तो साइट को। आप यहाँ पे डॉक्टर की चीजें देख रहे थे, आप अपनी डेंटल, आप अपनी किसी भी एक प्रॉब्लम को लेके, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम को लेके आप यहाँ पे सर्च कर रहे थे, बट आप पहुंच गए अचानक से स्पेयर पार्ट की वेबसाइट पे, जहाँ पे स्पेयर पार्ट तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे। तो वही चीज यहाँ पे गूगल बोट करता है, वो चेक करता है तो इरेलेवेंट है और वो उसे नहीं करेगा, नो फॉलो मिला हुआ नहीं फॉलो। आज की वीडियो में ये भी एक टियर्ड लिंक बिल्डिंग, ये एक इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रैटेजी है, इम्पोर्टेंट चीज है बैक लिंकिंग में, लिंक बिल्डिंग है, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज शेयर होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए टियर्ड बैक लिंक क्या होता है। मोस्टली मेरे जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो तो अवेयर नहीं होंगे, आई होप सो, तो मैं ही चाहता हूँ कि ये चीज आपको पता हो, ठीक है। इसमें ये जो चीज है, ये वाला कंसेप्ट लिंक बिल्डिंग का, ये एक्चुअली जब से स्टार्ट हुआ था जब वो सर्च, जब गूगल इंट्रोड्यूस आया था इस मार्केट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, पहले लोग वेबसाइट पे सिर्फ कंटेंट का कोई रिदम नहीं होता था, बस एंकर लिंक लगाया बैकलिंक बनाए, बस बैकलिंक बनने चाहिए। जैसे कि हम ये कह रहे थे कि कितना हम बना सकते हैं, पहले लोग करते थे एक स्मॉल से कंटेंट में काफी सारे बैकलिंक बना देते थे कि हर उसमें मेरे उस पर अलग अलग पेज पर ट्रैफिक आता रहे। तो फिर एक एल्गोरिदम आई, ठीक है, पेंगुइन एल्गोरिदम आई 2012 में, जिसने ये चीजें जब अपडेट हुआ गूगल का, ये चीजें उसने पकड़ी और उसने ऐसी साइट्स को बिल्कुल उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आउटरैंक ही कर दिया बिल्कुल ही, कहते हैं पेनल्टी भी कह सकते हैं आप, पेनल्टी कह सकते हैं, या वो साइट ही बिल्कुल डंप होगी, ठीक है। अगर आपका देखिए वेबसाइट जेन्युइन है तो अपडेट से थोड़ा बहुत रैंकिंग में फर्क आता है, बट अगर आपका पूरी आप स्पैम कर रहे हो तो वो साइट ही आपकी गूगल ब्लॉक कर देता है।
ठीक है। तो अब लोगों ने क्या करा, अब जैसे कृष्णा जी बोल रहे थे कि गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, मैं कहता हूँ स्मार्ट तो हमारी पुलिस भी हो गई है, पर चोरी क्या फिर भी रुकी है? नहीं रुकी ना, चोरी तो फिर भी हो रही है। अगर हमारी पुलिस स्मार्ट हो रही है तो चोर ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, ठीक है, और आज की डेट में ऐसा ही हो रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है कि जनरली जो वर्क कर रहे हैं साइट, अब सपोज किसी की जेन्युइन वेबसाइट है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो एक होम मनी साइट है, एक तरह की आपकी ई कॉमर्स साइट है, उस पे आपने कुछ टियर 1 बैकलिंक्स, आपने कुछ यहाँ से बैकलिंक्स लिए हैं, ठीक है, और ये बैकलिंक्स आपने कहाँ से लिए, ठीक है, हाईडीए साइट से, सोशल साइट से और वेब 2.0 साइट से, हाई पीआर साइट से लिए, अच्छी डू फॉलो बैकलिंक्स लिए आपने, ठीक है, डू फॉलो बैकलिंक्स, बढ़िया। तो आपकी साइट यहां पर सेफ मोड में एक तरह से आ जाती है। अब ये जो है आगे से उसको सपोज, अब ये आगे से कहीं से इनके पास क्या हो रहा है, अभी कहीं से भी ले रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज इनमें से किसी एक में भी स्पैमी लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसे गूगल प्रेफर नहीं करता है, ठीक है, और वो पेनलाइज करता है ऑन द स्पॉट। आजकल गूगल के बोर्ड्स बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो चुके हैं, जिससे वो फौरन पकड़ लेता है स्पैम बैकलिंक। अगर वो हल्की सी भी इरेलेवेंट है साइट, वो उसे स्पैम में काउंट कर लेगा, और यहां पर वो क्या करेगा, उस साइट को वहां पे इमीडिएटली पेनलाइज कर देगा। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, जो जेन्युइन क्लाइंट है, जो जेन्युइन साइट है, उसने तो इस पर्टिकुलर ब्लॉगर को बोला था या इस पर्टिकुलर साइट को उसने लिंक दिए थे, ठीक है, बट उन्होंने आगे से गलत लिंक बनाए, तो इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना, इस जेन्युइन वाले की तो कोई गलती नहीं है। तो इसमें यहाँ पे गूगल ने ये अच्छा करा कि पहले क्या होता था, इसमें कई बारी जो जेन्युइन साइट्स होती थी वो भी पेनलाइज हो जाती थी, जो जेन्युइनली वर्क कर रहे होते थे, जिन्हें अवेयर नहीं होते थे। बट अब यहाँ पे क्या होता है, वही पर्टिकुलर साइट यहाँ पे पेनलाइज होगी, बट इसकी साइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस साइट का जो रैंक है वे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाए, बट यहाँ पे एटलीस्ट उसकी साइट रनिंग में रहेगी, ठीक है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आजकल जो चल रहा है, जो इसमें आप ग्रे हैट एसईओ कह सकते हैं। ग्रे हैट इज समथिंग जब आप गूगल की गाइडलाइन आप फॉलो नहीं कर रहे हो। कुछ लोग अब जैसे होता है पीडियंस, बहुत सारे लोग पीडियंस बनाते हैं, ठीक है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है उनका अपना खुद का, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्लाइंट की रैंकिंग दिलाने के लिए वो साइट से, अच्छी साइट से रैंकिंग उसको मिल गई, दिला दी, डू फॉलो लिंक्स की बैकलिंक, ये साइट आपके यहाँ पे सेव कर दी उन्होंने। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, इस साइट का DADR बढ़ाने के लिए, इसकी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए वो लोग फिर अपने पीवीएन नेटवर्क पे काम करते हैं। अब मे बी अगर उनका ट्रस्टेबल पीवीएन नेटवर्क है तो कोई इश्यू नहीं आएगा, रनिंग स्मूथली चलेगी, वेबसाइट सब कुछ स्मूथ चलेगा, गूगल बोर्ड भी कुछ नहीं कहेगा अगर जेन्युइन और रिलेवेंट उसका पीवीएन नेटवर्क है। इनकेस अगर यहाँ पर वो कुछ स्पैमी चीज करता है, अगर वो इररिलेवेंट स्पैमी साइट से भी लिंक ले रहा है अननेसेसरीली, तो एटलीस्ट फिर भी आपकी मेन साइट जो ओनर की साइट है, सपोज हमारे क्लाइंट की साइट मान लो, वो एटलीस्ट सेव रहेगी, उसका बिजनेस रातों रात डंप नहीं होगा। वरना होता क्या था, पहले बिजनेस उसकी वेबसाइट उसको नहीं पता, वो किसी एक्सपर्ट को दिया, उसने स्पैमी बैकलिंक बना के उसकी रैंकिंग बढ़ा दी, और पहले गूगल को उठाया, उसने उसकी साइट पकड़ी और उसने कहा इसे बैकलिंक स्पैमी में काउंट करा, उसकी साइट रातों रात डंप होगी। यार उसका तो बिजनेस है ना, आप एज अ ओनर, आप एज अ शॉपकीपर या एज अ कुछ भी बिजनेस ओनर, आप सोचो रातों रात आपका बिजनेस ठप हो जाए, और आप क्या होगा आप लोगों के साथ, आप भी इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, इस वजह से अब लोग इस तरीके से ये टियर्ड बैकलिंक का एक तरह का साइट मैपिंग में भी इसकी हेल्प मिलती है आपको, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो नया इन्होंने लेकर के है, जिससे कि लोगों की अब डायरेक्ट साइट हैम्पर नहीं होती है, रातों रात उनका बिजनेस बंद नहीं होता है। बट यस, अगर इफेक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर नीचे के कुछ स्पैमी निकलते हैं साइट, कुछ लिंक्स अगर नीचे के स्पैमी निकलते हैं तो मे बी थोड़ा बहुत उनके रैंकिंग में इफेक्ट आ जाए, बट उनका बिजनेस कंटिन्यू रनिंग रहेगा, ठीक है। बैक स्लाइड पे सर क्वेश्चन,
यस। अगर कोई हमारी वेबसाइट है उस स्पैमिंग लिंक के कारण पेनलाइज हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? एक बात करिएगा। पहली बात, मैंने जब इसमें बताया आपको, आपका टियर 1 हमेशा डू फॉलो लिंक्स का होना चाहिए। एक आध तो अगर नो फॉलो है तो कोई उसमें इश्यू नहीं है, बट आपकी वेबसाइट जैसे भी आपका रैंक करेगी, ठीक है, पेनलाइज होने के बाद अगर यहाँ पे यहाँ पे टियर 2 पे अगर आप क्या करके कोई स्पैमिंग, सपोज ये साइट स्पैम कर, यहाँ पे इस ब्लॉगर ने एक पर्टिकुलर एजेंसी को यहाँ पे दे दिया कि ठीक है आप ये पीबीएन अपना यूज करके आप यहाँ पे करिए, और यहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे उसने अपने पीबीएन यहाँ पे जो बनाया था ऐसे ही बनाया और यहाँ से वो लिंक दिलवा रहा है, तो उसकी ये वाली साइट बंद होगी उस पर्टिकुलर एजेंसी की। यहाँ पे पेनलाइज हो गई वेबसाइट, तो हम इसको वर्क कैसे करेंगे? पेनलाइज होती है, स्पैम लिंक के पेनलाइज हो गई, पहले इसको वापस कैसे रैंक करेंगे? वापस कैसे रैंक करेंगे? हेलो सर, पहले से तो ये टियर 1, टियर 2, टियर 3 ही नहीं समझ में आया, बाकी चीजें तो बात है। टियर 1 में किस तरह की बैकलिंक कराएंगे, टियर 2 में किस तरह की बैकलिंक कराएंगे, टियर 3 में किस तरह की बैकलिंक कराएंगे? टियर 1 में एक्चुअली जो मैंने मेंशन जैसे मैंने पढ़ा था, तो हाई डीएपीए साइट हम लेते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे हम लिंक्स बनाते हैं, ठीक है। हाई पीआर साइट हम बनाते हैं, पीबीएन साइट हम ट्रस्टेबल इन अ टियर 1 we can use this site, but वो साइट शुड बी क्लीन एंड अंडर योर कंट्रोल। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने जो लिंक्स हैं मैंने अपने ट्रस्टेबल साइट से ही ली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये टियर 1 का बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तो आप जो है टियर 1 को जो आप पीबीएन बता रहे हैं, टियर 3 पे इस चीज को इंडिकेट कर रहे थे। ट्रस्टेबल पीबीएन, मैंने बोला ट्रस्टेबल पीबीएन, मतलब आपको ये पता है कि भाई ट्रस्टेबल पीबीएन है, कि जेन्युइन रिलेवेंट है वो। सपोज आपको उसके फ्रेंड की वो है और उसने पीबीएन नेटवर्क बना रखा है, उससे ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये रेलेवेंट नीश पे ही पीबीएन इज नॉट अ बैक हेड स्ट्रैटेजी एज पर मी, इट्स अ ग्रे हेड, यू कैन काउंट इट इन ग्रे हेड बट नॉट इन अ ब्लैक हेड। तो इसका आप बना सकते हो पीबीएन में, बट मेक श्योर कि आपको वो रिलेवेंट साइट पे बन रहे हो, एक जेन्युइन साइट पे बन रहे हो। ऐसा ना हो कि उस साइट के ओनर ही मतलब यही करते हैं, उनका बिजनेस ही यही करने का। ट्रस्टेबल पीबीएन मैंने बोला यहाँ पर। हाँ, अगर अनट्रस्टेबल पीबीएन यहाँ पे कोई आ जाता है तो वो टियर 2 में अगर आ भी जाता है तो वहां पे वो इफेक्ट होगी, फिर भी साइट ये ओनर की साइट नहीं इफेक्ट होगी। उसमें हम ले सकते हैं सोशल बुक मार्केटिंग साइट अदर 2.2 या ब्लॉगर्स जो भी है हमारे ब्लॉगर्स ले सकते हैं, जिनपे हम रैंडमली बनाते हैं लिंक्स वगैरह, वहां पे हम लोग ये कर सकते हैं। वैसे ये टियर वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे एक और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये और साइड लिखा है, ये इंक्रीमेंटर्स है, हम सब इंक्रीमेंटर्स एक ही है ना, भले ही हमने टीम का नाम दे दिया, सब एक ही है। तो अब इसमें ये 3 बन गए, इसको मान लेते हैं बिल्कुल सिंपल, आपकी टीम कोई भी XYZ टीम, बीडी टीम, ट्रैफिक निंजा, रिफिक्स, ऐसे काफी सारे टीम बना दिए, है ना। उससे क्या हुआ, हमने टीम बनाने की वजह से अगर एक टीम की ग्रोथ हो रही है, मान लो एक वेबसाइट जो बनाया है जिससे हमने लिंक लिया है वो ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली फायदा किसे है? हमारी मेन साइट को फायदा है ना। तो यही है टियर्ड लिंक बिल्डिंग। हम सबसे पहले अपनी एक ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें से लिंक्स देते हैं, फिर उन ग्रुप्स को इंक्रीज करने के लिए मतलब एक टीम को मोटिवेट करते हैं, वो टीम ग्रो होगी। अब ये हो गई, जैसे आधी टीम लेते हैं रैंक एनहांसर टीम में, तो रैंक एनहांसर फिक्स्ड हो गया, रैंक एनहांसर आरवी हो गया, रैंक एनहांसर बीडी टीम हो गई। तो अगर ये टीम में इनके जूनियर्स, अगर ये जूनियर्स अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये टीम अच्छी करेगी, कहीं ना कहीं ये मेन टीम अच्छी करेगी, कहीं ना कहीं हमारी मनी साइड भी अच्छी करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम, और मान लो कोई टीम अच्छा नहीं करती है, मान लेते हैं कि कोई XYZ टीम अच्छा नहीं करती है, तो ये टीम खराब हो जाएगी, ये यहां से हट जाएगा, मान लेते हैं पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तो क्या मेन साइट को नुकसान होगा? नहीं, बहुत कम नुकसान होगा ना। वही चीज है टियर्ड लिंक बिल्डिंग, कि हमारा जो मेन पर्पस है, मेन वेबसाइट मनी साइट है, उसमें से एक गलत भी निकले, खराब भी निकले, तब भी हमारी मेन साइट को नुकसान ना हो, क्योंकि हमने टुकड़ों में बांट दिया है। तो अगर इसको नुकसान होगा ना, तब हमें ज्यादा नुकसान होगा। कैसे होगा? जैसे आपने टायर 3 में बोला, अगर इसमें स्पैम है, हाँ, किसी में मतलब स्पैम बैकलिंक लगा है। हाँ, मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कोई आप ही का एग्जांपल मान लेते हैं, सुनील ने अच्छा काम कर रहा है, कल से वो नहीं आता है,
बुरा मत मानना नहीं आता है, तो यहाँ पे एक कम हो गया, पर उससे नुकसान किसको हुआ? सबको तो नुकसान हुआ, पर सबसे ज्यादा नुकसान इसको हुआ, सबसे ज्यादा इसको नुकसान होगा ना, जो टीम का लीडर होगा उसको नुकसान होगा कि हाँ एक कैंडिडेट कम हो गया है। वो नुकसान उधर तक बहुत ज्यादा नहीं होगा। मान लो ये कम हो जाए, एक टीम ही कम हो जाए, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना, एज कम्पेयर टू स्मॉल सर्कल। अगर ये यहां से निकाल दें तो कितने सारा नुकसान होगा। तो हमने यहां इसको डिवाइड करके लॉसेस को कम कर लिया, लॉसेस को कम कर लिए ना। तो उसी तरीके से अगर इस वेबसाइट के स्पैम लिंक्स बने हुए हैं और ये पर्सन नहीं है मान लेते हैं, तब भी हमें उतना लॉस नहीं होगा। ये वेबसाइट पेनलाइज करेगी, ना कि हमारी मनी वेबसाइट। थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत मिनिमम पड़ेगा, बहुत मिनिमम पड़ेगा। देखो जैसे मैं तुम्हारे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई कैंडिडेट अगर नहीं रहता है तो नुकसान तो कंपनी को ही है ना। अगर कोई ज्वाइन करता है तो बेनिफिट भी कंपनी को है, पर अल्टीमेटली डायरेक्ट फायदा नुकसान किसको होता है? जो उस टीम का हाँ हेड है, या उस हेड नहीं पूरी टीम, हेड को नहीं पूरी टीम को नुकसान होता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो नहीं रहता है तो ऑब्वियसली नुकसान है, लॉस है। पर अगर कोई न्यू कैंडिडेट आता है, अच्छा काम करता है, तो ऑब्वियसली कंपनी को फायदा है। तो उसी तरीके से अगर आप इनके भी और भी लिंक्स बनाते हो तो इनको फायदा होगा और डायरेक्टली उसको भी फायदा होगा। बहुत कम होता जाएगा, जितना नीचे जाओगे, जितना टीयर बढ़ाते जाओगे, उतना कम बेनिफिट होगा मेन कंपनी को, बट इनको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये है टीयर। और इसमें अगर लिंक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो इसको कहते हैं, इसको आप वेब 2.0 में काउंट कर सकते हो। वेब 2.0 हो गए, पीबीएस हो गए, या फिर आपके ये हो गए सोशल अकाउंट्स हो गए, उसको भी आप काउंट कर सकते हो कि मैंने एक ब्लॉगर बना लिया ब्लॉगिंग करने के लिए। मेरी वेबसाइट मनी वेबसाइट है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, और ब्लॉगिंग वेबसाइट के मैं सोशल शेयरिंग के थ्रू लिंक बना रहा हूँ, फिर सोशल शेयरिंग के मैं लिंक बना रहा हूँ दूसरे स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो यहां से लिंक यहाँ पे गया, यहाँ से लिंक जूस यहाँ पे गया, यहाँ से लिंक जूस मनी वेबसाइट पे गया, तो ऐसे लिंक जूस पास ऑन करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो वही अगर आप रियल लाइफ इंस्टेंसेस के साथ जोड़ के देखोगे चीजों को तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हाँ आप अपने आप को देखो, आप एक एज ए टीम मेंबर हो, आप भी कहीं ना कहीं इस ग्राफ में हो। अगर आपको कुछ अच्छा करते हो या बुरा करते हो तो कंपनी को उससे बेनिफिट भी होता है और लॉसेस भी होते हैं, बट आप जितने ऊपर जाते हो उतना ज्यादा रोल होता है आपका। हाँ बोलिए। किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं? टियर 3 किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं? जैसे कि हमने बनाया वेब 2.0 बनाया, मनी वेबसाइट का एक पीबीएन बनाया, पीबीएन के फिर वेब 2.0 बनाए, फिर वेब 2.0 का शेयरिंग किया, तो हमारे लिए हो गया ना। इसका दूसरा एग्जांपल, क्लाइंट ने एक आर्टिकल दिया, हमने गेस्ट पोस्टिंग कर दिया, गेस्ट पोस्टिंग का फिर हमने उसका शेयरिंग कर दिया, तो ये हो गया टियर 3 ना, गेस्ट शेयरिंग वाली, फिर गेस्ट पोस्टिंग, फिर मनी साइट। तो ऐसे करके होती है। क्लासिफाई कैसे करते हैं कि ये वेबसाइट टियर 1 में जाएगी, टियर 2 में, मतलब कि इसका कोई क्राइटेरिया कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ डीएपीए वैल्यू? हाँ, कौन सी वेबसाइट टियर 2 में जाएगी, कौन सी वेबसाइट टियर 3 में जाएगी, ये डिपेंड करता है क्रेडिबिलिटी स्कोर पे। जैसे कि अब बिल्कुल सिंपल है, उसी एग्जांपल को लेते हैं। क्या हर किसी का यहाँ पे सेम काइंड ऑफ हमारा रोल नहीं है ना, हर किसी का कंट्रीब्यूशन अलग अलग स्केल पे है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ही हर किसी का अलग अलग स्केल पे कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसी तरीके से हर किसी को कोई रोल नहीं दिया जा सकता। तो हमें ये डिसाइड करना कि कौन सा टियर 1 में है, कौन सा टियर 2 में है, वो डिपेंड करता है वो वेबसाइट किस स्केल की है, वो वेबसाइट कितनी बढ़िया है। अगर वो अच्छी वेबसाइट है, वो ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, डिपेंडेबल वेबसाइट है, तो वो टियर 1 में लेंगे। अगर वो ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि खतरा है, जिसमें कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो, तो आप उसको कम से कम टियर पे डालो। जिसपे आप भरोसा कर सकते हो उसको ऊपर से ऊपर टियर पे डालो। मतलब भरोसा करने का मतलब जो कल को पेनलाइज नहीं करेगी, कल को पेनलाइज कर देगी वो वेबसाइट, तो आपको नुकसान होगा। तो आपको ऐसी वेबसाइट को हाई रखना है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसी वेबसाइट को लो पे रखना है जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आई थिंक सो इसमें ये भी होगा, जो वेबसाइट डायरेक्ट लिंक दे रही है, जिस वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक मिल रहा है इस वेबसाइट को, वो टियर 1 में काउंट होती है। हाँ, जो डायरेक्ट लिंक अब इस वेबसाइट को आगे किससे मिल रहा है इसे नहीं पता, इस वेबसाइट को नहीं पता ओनर को कि इस वेबसाइट को किससे मिल रहा है, पर इसे पता मेरे को इस वेबसाइट से मिल रहा है, ये जेन्युइन है, तो दैट्स इट। जो डायरेक्ट लिंक दे रही है उसकी साइट पे, दैट्स इट टियर 1। और वो आगे कहाँ से ले रही है, वो दैट्स इट टियर 2। बाकी ये कुछ छोटे से टर्म्स थे, तो मतलब मुझे लगा था मे बी आप लोगों को बताना चाहिए। या एडिटोरियल लिंक्स जो होते हैं, अगर कोई साइट है आपकी साइट, सपोज आपकी साइट बहुत अच्छी है, बहुत रिकमेंडेड साइट है, और आपको अप्रोच करती है वो साइट
कि आप सर मुझे अपनी साइट पे लिंक दे दीजिए, तो दैट्स एडिटोरियल लिंक, ठीक है। तो मुझे आपको उस पर लिंक चाहिए आपकी साइट पे अगर आपसे कोई अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ना कि आप किसी प्रोफाइल पे जाके बना रहे हो और वो लिंक आप वहां से दे रहे हो, वो एडिटोरियल लिंक में काउंट नहीं होता मुझे लगा, ठीक है। एंकर टेक्स्ट लिंक, एंकर टेक्स्ट लिंक सिंपल, जो सबसे पहले हमने स्लाइड दिखाई थी जिसमें ब्लू कलर का एक वर्ड लगा हुआ था, दैट इज एंकर टेक्स्ट लिंक। एक वर्ड पे किसी पे हम हाइपर लिंक कर देते हैं उस वर्ड को, और उस पर क्लिक करता है, वो उस पर्टिकुलर साइट पे लैंड कर जाता है। उससे उस पर्टिकुलर वर्ड को या उस पर्टिकुलर जो लिंक हमने लगा रखा है उसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। बेबी एंकर टेक्स्ट होते हैं जो उस वर्ड के सपोर्टिंग में किसी एक आर्टिकल में, ठीक है, अब सपोज गाड़ी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गाड़ी में हमने 2017 हमने मॉडल 2017 हमने एंकर टेक्स्ट लगा दिया, बट उसको सपोर्टिंग जो कुछ कर रहे हैं एंकर टेक्स्ट हमारे, लाइक मुस्टैंग, गाड़ी के ब्लैक एंड व्हाइट कलर, तो वो जो सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं वो बेबी एंकर टेक्स्ट में आते हैं, जो उस पर्टिकुलर एंकर वर्ड को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और लिंक रिक्लेमेशन होता है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी, एक्चुअली एक दो मैंने निकाली थी, ये एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट है जो हम लिंक बना सकते हैं हमारे रेगुलर स्ट्रेटेजी से, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। वो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी ऐसे है कि आप कितने ब्लॉग्स होते हैं, ये इसमें एक्चुअली एक दो और है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कितने ब्लॉग्स होते हैं। अब सपोज आपकी एक रेनाउंड वेबसाइट है, आपने एक नई चीज लगाई, बट क्या करेंगे लोग, आपकी उस वर्ड को या उस इमेज को कॉपी कर लेंगे और वो अपनी साइट पे यूज कर रहे हैं विदाउट गिविंग ऑल टेक्स्ट, उस इमेज का ऑल टेक्स्ट नहीं लगाएंगे और वो आपकी उस कॉपी करके कर रहे हैं। आप ऐसी साइट को विद द हेल्प ऑफ टूल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HRF आप ऐसी साइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन ओनर्स को आप सीधा आउटरीच करेंगे, सर यू आर यूजिंग माय, क्योंकि जो इमेज है जो आप लेकर गए हो दैट्स योर प्रॉपर्टी, नॉट हिज प्रॉपर्टी। तो आपकी प्रॉपर्टी, आप उनका आउटरीच करोगे, बोलोगे कि सर यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइप, तो नो इशू, यू कैन गिव मी लिंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज। उसके हमें कुछ धमकी नहीं देनी, कुछ, बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है। हियर यू कैन डू द स्मार्ट वर्क, you can approach to them and you can say them, you can just give the link from this image to my site, that would be okay for me। अगर वो एग्री होता है that would be great, otherwise आप अपनी इमेज हटवा दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे कई आपके वर्ड्स भी होते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं आपके, या कुछ प्रायर जिसपे आपका ही अधिकार होता है, आपकी प्रॉपर्टी होती है और वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने कंटेंट में, बट उस पर लिंक नहीं लगाते क्योंकि फिर गूगल पकड़ लेगा। बट कई बार गूगल से बचने के लिए वो लोग उस पर लिंक नहीं लगाते और यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी साइटों को आराम से पकड़ सकते हो, आराम से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको आप बोल सकते हो यू आर यूजिंग दिस वर्ड विच इज द ब्रांड नेम ऑफ माई साइट, विच इज ब्रांड कीवर्ड ऑफ माई साइट, यू आर नॉट ऑथोराइज टू यूज दिस वर्ड। तो आप वहां पे या तो आप उनसे उस पर पर्टिकुलर वर्ड पे आप बैकलिंक ले सकते हो या फिर आप उनको बोल सकते हो हटाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर योर गिविंग अ प्रीशियस टाइम।